स्टूडेंट, आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह जाती है। होता क्या है कि हमारे एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं। हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, हम उन्हें भी पढ़ते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, हमें टीचर पढ़ाते हैं। हम ट्यूशन में जाते हैं, वहां भी हमें ट्यूशन पे पढ़ाया जाता है। और हम यूट्यूब से भी पढ़ रहे होते हैं, एक से ज्यादा यूट्यूब हम देख रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है, हमने अपने यूट्यूब के इस पोर्शन में डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिया हुआ है कि हाउ टू राइट इन एग्जाम में कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट, आपने डिस्क्रिप्शन से नोट्स निकालना है और हर आर्टिकल 3 to 5 टाइम लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि एग्जाम में आप विद इन टाइम अपने आप परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आर्टिकल लिखने में, फार्मूला ड्रॉ करने में आपको कम समय लगेगा, तो न्यूमेरिकल करने के लिए और थिंकिंग करने के लिए टाइम बचेगा। अपने टाइम को बचाने के लिए आप बार बार आर्टिकल लिख करके प्रैक्टिस करें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का डेरिवेशन और प्रूफ हम इससे पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। उसकी स्टडी के लिए आप आई बटन को क्लिक करके स्टडी कर सकते हैं। आज जिन टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन गॉस थ्योरम के पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज वायर। एक लंबा सा वायर होगा, इन्फिनिटी चार्ज होगा, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। एक हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इन्फिनिटी प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक प्लेन शीट होगी, चार्ज होगी, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एक कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो स्टूडेंट, हम मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज वायर। इसके लिए सबसे पहले हमने कंसीडर किया है, एक वायर कंसीडर किया है जिसका लेंथ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी लेंथ है, और उसके ऊपर हमने चार्ज दिया हुआ है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज है आपका क्यू। टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस की जरूरत होती है। वायर का लेंथ इन्फिनिटी है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा फाइनाइट इसमें से पीस यूज करते हैं, जो कि इस पूरे वायर में से हमने एल लेंथ का यूज किया है। अब हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होगा। तो ये जो पॉजिटिव है चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके लिए जो क्रॉस करेगा गॉसियन सरफेस चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर हमारा फिक्स होएगा। तो डिस्टेंस अगर हमारा कांस्टेंट है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा कांस्टेंट होगा। इसके लिए हमने जब इसकी शेप बनाई तो हमने देखा यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल शेप हमारी बनती हुई नजर आती है। और सिलिंड्रिकल शेप है तो इसमें हमें 3 सरफेस एरिया नजर आएंगे, 2 आपके साइड में होंगे और एक आपका कर्व सरफेस होगा। हमने गॉस थ्योरम यूज करी है। गॉस थ्योरम में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, गॉस थ्योरम के हम 2 पार्ट यूज करते हैं। फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल EdS। इस पार्ट से हम जो है फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने यहां से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाया। हमने देखा जितने सरफेस हमारे पास हैं, ds सरफेस जितने हैं उतने हमने इसमें इतनी बार इसको यूज किया है। हमारा सरफेस है A, B और C। A सरफेस हमारा लेफ्ट हैंड साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया है, B सरफेस हमारा राइट साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया है, C हमारा कर्व सरफेस एरिया है। हमने यहाँ पर 3 बार इस गॉस थ्योरम को इसी फॉर्मेट में लिखा है, सेम चीज लिखी हुई है, सिर्फ नीचे आप देखेंगे A, B और C। इसका मतलब है कि अलग अलग कर्व एरिया पर, अलग अलग एरिया पर हम इसे यूज कर रहे हैं। अब हम A की बात करते हैं। A पर बात करते हैं तो A का देखिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। अगर मेरे पास इस तरीके का सिलेंडर है तो इसमें जो वेक्टर है वो रेडियली आउटवर्ड होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जो कि मैं यहाँ पर ब्लैक कलर में देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरीके से होगा। तो आप देखिए यहाँ पर बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। तो ए सेक्शन पर
हमारा 90 डिग्री एंगल बना, इसलिए हमने लिखा EDS कोस थीटा 90 हमने पुट कर दिया। बात करते हैं बी सेक्शन की। बी सेक्शन बिल्कुल हमारा सिमेट्री है। दूसरी साइड में चले जाइए, यहां पर भी मेरे पास में जो एरिया वेक्टर है वो रेडियली आउटवर्ड है, इस डायरेक्शन में है। और आप यहां देख रहे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा है। दोनों के बीच में एंगल हमारे पास है 90 डिग्री है। हमने यहां पर भी इसको 90 लगा दिया है। अब बात करते हैं हम थर्ड एरिया की, जो कि कर्व एरिया है। यहां से हमने देखा तो हमारा इस तरीके का हुआ, तो इसमें हम इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर नजर आएगा। यूनिट वेक्टर आपका एरिया वेक्टर जो है वो आपका अपवर्ड है, तो एरिया वेक्टर हमारा अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, दोनों का डायरेक्शन कितना हो गया 0 डिग्री। ये हमने यहां पर पुट कर दिया। हमने देखा कि दोनों की वैल्यू हमारा इनके cos 90 और cos 90 की वैल्यू स्टूडेंट 0 होती है। ये हमारा फिनिश हो गया। बचता है ये पोर्शन, इस पोर्शन को हम यहां ले आए। अब हमने इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करी। हमने देखा कि जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने की कोशिश करी। तो कर्व सरफेस एरिया जो हम देख रहे हैं ये है क्या, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस है। सिलेंडर का कर्व सरफेस का क्या होगा, सरकमफ्रेंस इनटू लेंथ, तो ये एरिया आ जाएगा, यानी कि 2 पाई आर एल, ये हमें मिलेगा। और ये मैंने यहां यूज कर दिया। इतना कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये फ्लक्स कैलकुलेट हो गया। लेकिन गॉस थ्योरम में तो हमने एक बार स्टडी किया हुआ है, फाई ई इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इन दोनों टर्म का मैं यूज करूंगा। तो अब हम यहां से देख रहे हैं कि हमने इसको यूज करा है इस तरीके से। अब आता है चार्ज। हमने चार्ज किया था कंसीडर क्यू, लेकिन चार्ज है कितना, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करें। इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने बताया कि Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। अब ये लैम्डा क्या चीज है, लैम्डा है आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमारे यूनिट एरिया के अंदर जो हमारा चार्ज है उसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये लैम्डा हमारे पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और इसको एल लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को इस सेक्शन के अंदर इस वायर पर मेरे को चार्ज मिल जाएगा, जो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब हमने अपने सेक्शन से हमारा जो टेंडेंसी थी वो कैलकुलेट करने की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, बाकी सब मैंने उठा करके राइट हैंड साइड में ले गया। तो यहां से देखिए कि एल से एल ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास बच गया है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए लैम्डा क्या है, लैम्डा डेंसिटी है और ये कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगी। 2 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है। तो ये वाला पोर्शन हमारा पूरा का पूरा ये कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। स्टूडेंट हम अगला एप्लीकेशन देखते हैं। हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इंफिनिटी प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मैंने यहाँ पर एक शीट बनाने की कोशिश करी है। ये बिल्कुल ऐसा है कि पेपर जैसा होगा, जैसा कि ये पेपर है इस तरीके से होगा हमारे पास। अब ये हमारे बोर्ड में इस तरीके से हम इसको प्लेस कर लेंगे। हमने यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, तो नेचुरली है कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे दोनों साइड में आपको बनता हुआ दिखेगा। एक बात और हम कैलकुलेट करके और हमें अच्छे से मालूम है कि इस चार्ज शीट से अगर डिस्टेंस इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगा। मैंने यहाँ पर एक P पॉइंट कंसीडर किया है और यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया है Q, और दोनों का डिस्टेंस है R। इसका मतलब है कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। इनको हम 1 और 2 भी कह सकते हैं, लेकिन ये E1 और E2 इक्वल होगा क्योंकि ये शीट से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब ये P पॉइंट जो हमने कंसीडर किया है, यहां पर हम एक एरिया कंसीडर करते हैं जो कि यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया कंसीडर करेंगे। यहां Q पर भी हमने एक यूनिट एरिया कंसीडर किया है। यूनिट एरिया A कंसीडर किया है, ये भी हमारा सेम होगा A। अब हमें ये देखना है कि यहां पर जो हमने एरिया कंसीडर किया है, ये एरिया क्यों कंसीडर किए हैं, ये गॉसियन सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं से क्रॉस होगा हमारा।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रॉस होगा यहां से, इन्हीं से क्रॉस करेंगे। ये गॉसियन सरफेस है। अब हमें देखना है कि इन गॉसियन सरफेस पर गॉस थ्योरम कैसे लगाएंगे। स्टूडेंट, हमने जैसे देखा था कि यहाँ हमारे पास एक चार्ज शीट है और चार्ज शीट से हमने यहाँ पर एक पी पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, एक क्यू पॉइंट कंसीडर किया हुआ है। जहां हमने पी पॉइंट कंसीडर किया है वहां पर एक एरिया कंसीडर किया है जिसको हम बोल रहे हैं ए। ऐसे सेम एरिया हमने जो है क्यू पर कंसीडर किया है जिसे हम बोल रहे हैं ए। एरिया इज सेम, दैट इज द यूनिट एरिया। हमने एरिया वेक्टर भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, एन कैप एन कैप। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा आउटवर्ड डायरेक्शन है, क्यू पॉइंट पर रेडियल आउटवर्ड लेफ्ट साइड। अब हमें जो है यहाँ पर भी इसको अगर सबको मिला दें तो हमें यहाँ पर भी एक सिलेंड्रिकल शेप बनती हुई नजर आएगी। तो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है फ्लश थ्रू द कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस जैसा हम पहले देख रहे थे कि कर्व सरफेस की बात करें तो यहाँ पर आपका कर्व सरफेस होगा और यहाँ से आपका ये एरिया वेक्टर होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और क्लोज इंटीग्रल ईडीएस 90 आपका 0 हो गया है, जिसकी वजह से हमारा फ्लश थ्रू द कर्व सरफेस इज 0। तो यहां पर हमारा जो यूज हुआ है क्लोज इंटीग्रल ईडीएस cos 90 लगा है, दैट इज 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने कर्व सरफेस की। जो कर्व सरफेस एक यहां पर है क्यू पॉइंट पर, एक है हमारा पी पॉइंट पर। हमने कैलकुलेट किया है तो हमने देखा अपना फार्मूला लगाया था ई ए। अब ई ए हमने क्या करा है, यानी कि ईडीएस हमने लगाया है पूरा। तो ये एरिया हमारे पास है, ई हमने दोनों जगह सेम लगाया है क्योंकि डिस्टेंस इज सेम। इस प्लेन से ये डिस्टेंस अगर इधर आर है तो इधर भी ये हमारे पास आर है। डिस्टेंस इज सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। हमने दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ये मिल गया। अब हमने देखा कि जो हमारे पास ये एरिया है, जो हमने कर्व एरिया लिया है, इसके अंदर यहां एरिया कितना होगा, सरफेस पर एरिया कितना होगा, उसको हम कैलकुलेट करते हैं और वहां से हम जो है कितना एरिया कवर किया होगा उसको देखने के लिए चार्ज कैलकुलेशन करेंगे। टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सिलेंडर। तो ये सिलेंडर ने कितना चार्ज लिया होगा, तो चार्ज तो केवल प्लेन शीट पर है तो सर्कल मिलेगा हमें। तो वहां हमने जाके देखा Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा हमारे पास में एरिया चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जो हमने एरिया कंसीडर किया था ए और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें से ए एरिया के अंदर चार्ज हमें मिल जाएगा। गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम हमारा ये भी कहती है कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q मीन चार्ज कितना है, तो हमने इस सरफेस के ऊपर में देखा चार्ज कितना है, तो हमने यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया से मल्टीप्लाई करके इस ग्रीन वाले एरिया का हमने चार्ज निकाल लिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 1 और 2 को अगर इक्वेट करें तो हमारे पास मिलेगा 2EA, ये आ गया। यहां से आपके पास सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आ गया। आप ये देखेंगे कि दोनों साइड में आपका ए कट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का इंटरेस्ट था हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। और ये हमें एक बात और बताता है, इसमें आर का कोई रोल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आर। स्टूडेंट, हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इन्फिनिटी चार्ज प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। अभी जो हम आर्टिकल पढ़ रहे थे उसमें पढ़ रहे थे थिन शीट का, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थिक शीट का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि इस तरीके की हमने शेप बना ली है, यानी कि ये एक ऐसी शीट है, इसका थोड़ा सा थिकनेस है। अभी हम बात कर रहे थे बिल्कुल पेपर जैसा, इस तरीके की बात कर रहे थे जिसकी मोटाई नहीं थी, इसका थिकनेस है। तो हम ये देखते हैं कि इसका एक सरफेस हमने ये एज्यूम किया है, एक सरफेस हमने ये एज्यूम किया है। सरफेस अगर हमारे पास सेम है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेंसिटी भी सेम होगी। हम ये एज्यूम कर लेते हैं यहां पर डेंसिटी है और यहां पर डेंसिटी है,
सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अब हमने थोड़ी देर के लिए एक बात सोचना है, अगर ये शीट नहीं होती, ये इधर का पोर्शन नहीं होता तो ये थिन शीट होती। थिन शीट होती तो यहां पर हम इसका एक कैलकुलेशन कर सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमने जो निकाला है उसको हम बता देते, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। वो क्या है स्टूडेंट? वो था हमारे पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये थिन शीट होता है, इसका मतलब है कि ये पोर्शन नहीं होता तो ये पोर्शन होता, और ये पोर्शन होता तो मैं इसका E1 कैलकुलेट कर रहा हूं। इसका मतलब यहां पर हमने 1 यूज किया है। अब हम सोचते हैं कि इसका ये वाला सरफेस राइट वाला सरफेस नहीं है, लेफ्ट वाला सरफेस है खाली, तो इसका मतलब है ये एक बार फिर थिन शीट की तरह काम करेगा। और हमने इसका अब यहाँ 2 नंबर शीट से हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो E2 है, और वो हम देख सकते हैं E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इफेक्टिव क्या हो गया, दोनों को ऐड ऑन कर लीजिए। तो हमारा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कॉमन क्या आ गया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो स्टूडेंट आप देख लीजिएगा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर मेरे सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल हो गए तो यहाँ पर जो है 2 सिग्मा भी आ जाएगा, और 2 सिग्मा हो जाएगा अगर मेरा ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन। इसको हम यूनिफॉर्म बना लें तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे को रिजल्ट जो मिल गया है वो इफेक्टिव रिजल्ट हमारे पास इस तरीके से मिल जाएगा। स्टूडेंट हम अब कैलकुलेट करेंगे पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। अब ये हमारे पास चार्ज कैसे हैं, 2 शीटें हैं, एक शीट नंबर 1 है, ये 1 नंबर शीट है आपकी, ये 2 नंबर शीट है। इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है सिग्मा 1, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी लगाया सिग्मा 2। अब यहाँ से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ये आउटवर्ड होगा, तो यहाँ से लेफ्ट की साइड होगा, यहाँ से राइट की साइड होगा, ऐसे ही 2 नंबर शीट का होगा, राइट भी होगा और लेफ्ट भी होगा। हमने इसके 3 रीजन सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं, 3 रीजन में डिवाइड किया हुआ है। एक यहाँ पर है लेफ्ट में, एक ये है मिडिल रीजन, और एक ये है राइट का थर्ड रीजन। 3 रीजन हमने बनाए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमें आता क्या है, हमें आता है थिन शीट का निकालना। थिन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें आता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट ये बात हम अच्छे से जान चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है ये। तो अब फर्स्ट रीजन में देखते हैं। फर्स्ट रीजन के अंदर हम देखेंगे कि अगर मेरे पास ये सीट नंबर 1 नहीं होती तो सीट नंबर 2 होती। अब सीट नंबर 2 होती तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट में इधर की साइड होता, ठीक है, ये E2 होगा। अगर हमारा 2 नंबर नहीं होती तो 1 नंबर होता, 1 नंबर होता तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में लेफ्ट में होता। दोनों की वैल्यू लिखने का तरीका क्या है, वैल्यू लिखने का तरीका हमारा यही है जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो इनकी डेंसिटी, हमने डेंसिटी पुटअप कर दी है। आप देख रहे हैं कि हमने दोनों में नेगेटिव साइन लगाया है। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे बोर्ड पर लेफ्ट डायरेक्शन में है, और अगर ये राइट डायरेक्शन में होते तो हम पॉजिटिव लेते, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है दोनों, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिए हैं। इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। केस और भी हो सकते हैं, ये इक्वल भी हो सकते हैं, और अलग केस भी इसका हम बना सकते हैं। ये मिडिल में देखिए, मिडिल में क्या होगा, हमारे पास अगर ये 1 नंबर सीट नहीं होती तो 2 नंबर सीट होती, 2 नंबर सीट होती तो इसका E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होता। अगर ये 2 नंबर सीट नहीं होती तो 1 नंबर होती, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ये होता है। चेंज क्या है, आप देख रहे हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे थिन शीट का आता है लिखना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मैंने वही यहाँ पे रखा हुआ है। सिर्फ हमने क्या किया है, E1 राइट साइड में है, E2 लेफ्ट में है, तो हमने राइट वाले को पॉजिटिव और लेफ्ट वाले को नेगेटिव रखा है, और हमने रिजल्ट निकालने के लिए क्या करा है, पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर दिया है। हमारे पास रिजल्ट ये बन गया हमारे पास। अब हम देखते हैं थर्ड रीजन। थर्ड रीजन में क्या है, थर्ड रीजन में भी सेम है कि अगर मेरे पास 2 नंबर सीट नहीं है तो 1 नंबर सीट है, 1 नंबर सीट है तो इससे हमारा जो E1 बनेगा, और अगर 1 नंबर नहीं है तो 2 नंबर सीट होगी तो यहाँ E2 बनेगा।
E1 और E2 कैसे है, दोनों सेम एक ही डायरेक्शन में है, दोनों ऐड होंगे और राइट हैंड साइड में है, इसलिए पॉजिटिव है। आप देखिए रिजल्ट फर्स्ट में और लास्ट में आपको सेम रिजल्ट दिखाई देंगे, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, ये आपको पॉजिटिव में दिखेगा और ये आपको नेगेटिव में दिखेगा। रीजन, ये दोनों लेफ्ट में है, ये दोनों राइट में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। आप ये देखिएगा कि हमने इसको सॉल्व करके इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। होलो सेल है हमारे पास, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया है कि स्फेरिकल सेल कंसीडर करा है, जिसका रेडियस है r, सेंटर है O, और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा, r रेडियस है, O सेंटर है। अब मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए मुझे गॉसियन सरफेस चाहिए। अब गॉसियन सरफेस इस बात के ऊपर डिपेंड है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी कहां पर है। तो मेरा पहला केस है कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस कहीं P पॉइंट पे निकालनी है। अब ये P पॉइंट कहां पर है, ये सेंटर से हमारा r डिस्टेंस पर है, स्मॉल r पर। तो हमारा स्फेरिकल जो सरफेस होगी, इसकी गॉसियन सरफेस होगी, वो भी स्फेरिकल होगी, तो वो हमारे पास गॉसियन सरफेस ऐसे बन जाएगी। अब हमें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उस गॉसियन सरफेस को हमने कंसीडर कर लिया। इसके गॉसियन सरफेस सब कोसेंट्रिक स्फेरिकल होंगे, बहुत सारे गॉसियन सरफेस इस पे हो सकते हैं। तो P पॉइंट के ऊपर जाकर के हम यहाँ पर एक एरिया भी कंसीडर करेंगे, जो कि हमारा यूनिट एरिया होगा अराउंड P, जिसको हम ds कहते हैं। तो ये जो एरिया है ये ds होगा, और यहाँ इसका कैपिटल ये हमारे को n कैप मिल जाएगा, और ये हमारा रहेगा यहाँ पर ds वेक्टर। और जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो होगी आपकी यहाँ पर ऐसे, और रेडियली आउटवर्ड होगी, ये आप देख रहे हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पर लगाते हैं गॉस थ्योरम। तो हम चलिए जल्दी से गॉस थ्योरम लगाते हैं इसमें। स्टूडेंट, हमने पॉइंट P कंसीडर किया है, और P पॉइंट जो है आउटसाइड द सेल है। सेल हमारे पास रेडियस था कैपिटल R, और जो पॉइंट है वो हमारा सेंटर से R पर है, और स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। मीन हमारा जो P पॉइंट है आउटसाइड में है। P पॉइंट पर हमने एक यूनिट वेक्टर कंसीडर किया है ds। ds वेक्टर को हम लिख सकते हैं n कैप ds, और n कैसा होगा, ये सरफेस के रेडियली आउटवर्ड होगा। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि रेडियली आउटवर्ड होगा। और हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds वेक्टर दोनों के दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब एंगल थीटा 0 होगा। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्लोज इंटीग्रल eds कोस थीटा 0 मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है, तो e को बाहर निकाल दिया, तो क्लोज इंटीग्रल ds आ गया। ds क्या है कि स्फेरिकल शेप है। तो स्टूडेंट, स्फेरिकल शेप का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो उसका हमें एरिया चाहिए। तो किसी भी स्फीयर का एरिया जब निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे यूज करा है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये वाला सरफेस हम गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने जो है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर यूज किया है। q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया है। अब q क्या है, चार्ज। अब चार्ज कितना होगा, चार्ज डिपेंड करता है किसके ऊपर, सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से। तो हमारे को यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी। Q इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एरिया। लेकिन यहाँ देखिए स्टूडेंट, देखने की चीज है कि हमने क्या किया है, एरिया किसका लगाया है, इस वाले सरफेस का, जो एक्चुअल हमारा स्फीयर है, क्योंकि चार्ज इसी पर रह सकता है। गॉसियन सरफेस तो हवा में है, वो तो हमारा इमेजिनरी है, वहां पर तो सरफेस ही नहीं होता है, इमेजिन करा हुआ है। तो चार्ज हमारा कहाँ होगा, कैपिटल R वाले पर, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल R यूज किया है। तो हमने यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर दिया, E निकालने का हमारा इंटरेस्ट था, हमने E निकाला, तो हमारे पास आ गया रो R कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हमारे पास एक केस ये है कि यहाँ पर बाहर होता है तो हमारा ये वाला फार्मूला लगाते हैं, लेकिन अगर ये P पॉइंट को हम पीछे की साइड में लेकर आते जाएं और सरफेस पर आ जाएं, सरफेस पर आ जाए तो क्या होगा, हमारा स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, जबकि मेरा पॉइंट कहाँ पर है, सरफेस पर आ जाए। इसी केस को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, स्मॉल r को कैपिटल R कर दें, दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह गया,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास रह जाएगा। स्टूडेंट अब हम देख रहे हैं कि पी पॉइंट मेरा आउटसाइड था, सरफेस पे आया और इसके अंदर भी लेकर के आ जाते हैं, तो हम एक केस इसका अंदर का भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं अब पी पॉइंट हमारा, ये जो हमारा स्फीयर था इस स्फीयर के अंदर आ गया। पहले हमारा सरफेस के बाहर था, फिर सरफेस पर आ गया, अब ये सरफेस के अंदर आ गया और चार्ज मेरा यहाँ पर है। अभी भी चार्ज वहीं रहेगा क्योंकि चार्ज सरफेस पर रहेगा। तो जहां हमने पी पॉइंट कंसीडर किया है, जैसे हम पी पॉइंट कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, वहां पर हम एक एरिया वेक्टर ले लेते हैं, यूनिट एरिया कंसीडर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पी के अराउंड में एक एरिया कंसीडर किया, दैट इज डीएस। डीएस है तो उसके साथ में एक यूनिट वेक्टर भी लगाया होगा, एन कैप है जो कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो हम यहाँ पे पी पॉइंट पर अब गॉस थ्योरम लगा देते हैं। गॉस थ्योरम लगाएं तो बड़ा सिंपल सा काम है, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो है मेरे को क्यू की बात करनी है, क्यू कितना होगा, क्योंकि यहाँ देखिए सारी बातें मैं सही कर सकता हूँ। E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज इंटीग्रल डी एस की बात करें तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, E, और यहाँ आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन गेम है हमारा इस Q में, Q कितना है। अब थ्योरी क्या कहती है, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि चार्ज एनक्लोज द गॉसियन सरफेस। तो स्टूडेंट आप एक बात देखिए, ये मेरा जो है गॉसियन सरफेस है और चार्ज कहाँ है मेरा, बाहर है। इसका मतलब है कि गॉसियन सरफेस में चार्ज है ही नहीं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि Q इज 0, ठीक है, क्योंकि चार्ज इज नॉट इन गॉसियन तो चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये 0 हो गया। तो मेरा क्या हो गया, E इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सेल इज 0। अगर मैं इसको अब तक का हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ से कैसे दिखा सकते हैं स्टूडेंट, हम ग्राफ से ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए ये हमारा सेंटर है, सेंटर से हमने धीरे धीरे बढ़ना शुरू करा तो हमारे पास पहले क्या रहेगा, इनसाइड वाला केस रहेगा। इनसाइड वाला केस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगी। जब तक मैं सरफेस पर आऊंगा, मीन कैपिटल आर पर आएंगे, ये रेडियस है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप देखेंगे कि मेरा जो है ये 0 रहेगा। अब जितना भी मैं देख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर सबसे ज्यादा होगा, तो हमने एज्यूम किया कि सरफेस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैक्सिमम है। अब सरफेस से जैसे मैं बाहर जाता हूं तो वहां देखते हैं कि वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये रिलेशन आपको दिखाई देगा। तो हमारा ग्राफ ऐसे होगा और यहां पर ये आपको दिख रहा है स्मॉल आर। तो यहां से हमारी जो पोजीशन दिख रही है कैपिटल आर से कम है, इसका मतलब इनसाइड है। इनसाइड है तो 0 होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा और बाहर सरफेस पर मैक्सिमम होगा, बाहर जाकर के आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।